बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने डर्बन वाटसन का थ्योरेटिकल पढ़ा था। अब हम डर्बन वाटसन से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कि डर्बन वाटसन टेस्ट कैसे लगेगा। आपको पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, आपको एरर टर्म गिवन होगी, आपने उसमें से डर्बन वाटसन चेक टेस्ट लगा के बताना है कि ऑटो कोरिलेशन मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अब डर्बन वाटसन टेस्ट का जो फर्स्ट स्टेप आ गया, हमने पीछे पढ़ा था, फर्स्ट स्टेप आ गया, स्टेप 1 हमारे पास आ गया नल हाइपोथेसिस। तो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा एच नॉट रो इक्वल टू 0, मतलब नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा रो इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इक्वल टू 0.05, 5% हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक टेस्ट स्टेटिस्टिक हमने पीछे फार्मूला देखा था, डी इक्वल टू समीशन ई टी माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ई टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप है वो आ गया क्रिटिकल रीजन। स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 हमारे पास आ गया क्रिटिकल रीजन। ठीक है, अब क्रिटिकल रीजन में हमने डी एल डर्बन वाटसन की लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एन कितना है। एन हमारे पास कितना है, 15 ऑब्जर्वेशन है। एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास के कितना है। ठीक है, हमारे पास पैरामीटर इधर रो ही है, एक हम रो यूज करते हैं। ठीक है, तो इधर हमारे पास K1 आ गया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास अल्फा कितना है, अल्फा इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो हमने डर्बन टेस्ट के टेबल में जाना है, उधर हमने रो इक्वल टू 0.05 और के इक्वल टू 1। उसके बाद इधर हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इधर हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 2। ठीक है, और इधर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म आ गई 15, 16, 17। तो पहले हम रो वाइज K1 पे जाएंगे और कॉलम वाइज 15 पे जाएंगे। जो इधर हमारे पास डी एल और डी यू की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास, वो हम उठा लेंगे, तो वो हमारे पास डी एल और डी यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह हमने डी एल और डी यू की वैल्यू फाइंड करनी है टेबल से। तो हमारे पास डी एल और डी यू की वैल्यू आती है डी एल इक्वल टू 1.08 और इसके साथ हमारी डी यू की वैल्यू आती है 1.36। ठीक है, ये हमारे पास डी एल और डी यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, क्रिटिकल रीजन बनाते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इधर हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई, मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, और मिड में हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, और इधर हमारे पास डी एल फिर डी यू और इधर हमारे पास 4। ठीक है, इधर हमारे पास डी एल की वैल्यू आ गई 1.08। ठीक है, इधर हमने डी यू की वैल्यू डालनी है, डी यू की वैल्यू आती है 1.36। ठीक है, और इसके बाद इधर हमने 4 माइनस डी यू, 4 माइनस डी यू करेंगे तो इधर हमारे पास आएगी 2.64। ठीक है, इधर हम 4 माइनस डी एल,
जब हम 4 माइनस डी एल करेंगे, डी एल की वैल्यू इधर पुट करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 2.92। ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ गया। सही, डर्बन वाटसन टेस्ट का। ठीक है, अब अगर हमारी वैल्यू इस एरिया में आती है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर हमारी रिजेक्शन रीजन में आती है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 4 स्टेप हो गया। अब इसके बाद 5th स्टेप क्या करना है, कैलकुलेशन। अब हमारे पास 5th स्टेप है, हमने क्या करनी है, कैलकुलेशन। ठीक है, अब कैलकुलेशन के लिए हमने डर्बन वाटसन का फार्मूला लिखा था, समेशन ईटी माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ईटी स्क्वायर। ठीक है, अब इस टेबल में से हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, ईटी माइनस वन। ठीक है, अब ईटी माइनस वन हमने इसका लैग फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका लैग कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट ईयर का तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने सेकंड ईयर का लैग, कौन सी वैल्यू आएगी, प्रीवियस वैल्यू। ईटी माइनस वन हमारे पास पहली वैल्यू क्या आएगी, 1.37। ठीक है, सेकंड वाले ईयर की। थर्ड वाले ईयर की कौन सी आएगी, सेकंड वाले ईयर वाली, इधर हमारे पास आएगी 0.46। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 4 वाले की कौन सी वैल्यू आएगी, 3 वाली, तो इधर हमारे पास लैग वैल्यू आएगी 4.5। इसी तरह नेक्स्ट की हमारे पास 5th की हमारे पास आएगी -2.36। 6 की हमारे पास आएगी 1.27। इसी तरह हमने लैग वैल्यू फाइंड करनी है। 2 की हमारी पिछली आ जाएगी, 3 की उससे पिछली, 4 की उससे पिछली, हमारे पास ईटी माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने तमाम वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, ईटी माइनस वन, ईटी माइनस वन। अब हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमें ईटी गिवन है, ईटी में से ईटी माइनस वन माइनस करेंगे तो पहली हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, दूसरी हमने 0.46 माइनस 1.37 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -0.91। ठीक है, इसी तरह 0.45 माइनस 0.46 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.01। इसी तरह -2.36 माइनस 0.45 तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2.81। ठीक है, इसी तरह हमने 1 बाय 1 सबको माइनस करके पूरा कॉलम बना लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ईटी माइनस वन का स्क्वायर लेना है। ठीक है, ईटी माइनस वन का स्क्वायर। अब इस वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे, -0.91 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8281। इसी तरह -0.01 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.001। ठीक है, इसी तरह -2.81 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 7.8961। इसी तरह पूरे कॉलम का हमने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, सारे कॉलम का लेंगे, उस सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 99.616। ठीक है, हमने ऊपर वाली चीज़ फाइंड कर ली। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, ईटी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ईटी एरर टर्म गिवन है, ईटी इसका अब हमने स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर, अब
हमारे पास 1.37 है फर्स्ट वैल्यू, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगी 1.87, ठीक है। इसी तरह दूसरी वैल्यू हमारे पास 0.46 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगी 0.21, ठीक है। इसी तरह हमारे पास तीसरी वैल्यू है -2.36, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 5.56। इसी तरह हम इस पूरे कॉलम का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास नीचे टोटल आएगा 41.63, ठीक है। अब हमने ईटी समेशन ईटी स्क्वायर और समेशन ईटी हमने फाइंड कर लिया है। समेशन ईटी स्क्वायर हमारे पास आता है 99.616 और इसी तरह हमारे पास ईटी स्क्वायर आता है 41.63। तो इनको आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 2.39, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 2.39। अब हमने देखना है कि ये हमारे कौन से रीजन में लाइज करती है। अब ये हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में लाइज करती है, ठीक है। 2.39 है तो हमारी इस एरिया में आती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली है। लास्ट जो हमारा स्टेप आ गया वो आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, कंक्लूजन। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड सो देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है और इसमें ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। आपने इस तरह डर्बन-वाटसन टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। अगर किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है वो कि नीचे कमेंट्स करके बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलें, अल्लाह हाफिज़।